नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर फाइनल प्राइम टाइम और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्या बागेश्वर सरकार सचमुच उस एक हिंदू की घर वापसी करा देगा जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया है? इस बात की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। छतरपुर, जहां बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री का आश्रम है, वहां से आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र वाली शपथ, चुन चुन कर कराएंगे घर वापसी। 220 लोग जो बीच बीच में चर्च जाते थे, भगवा चुनरी से पीली पट्टी तक सरकार का चमत्कार हिट है। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, भूल है सबसे होती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। बागेश्वर सरकार का दरबार सजा हुआ है, भक्तों का सैलाब है। मंत्री से लेकर संतरी तक सब बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। इन सब के बीच 8 बस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि इनमें आए हैं वो लोग जो भटक गए थे। लोभ माया में फंसकर सनातन का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब इनकी घर वापसी हो रही है। दावा है बागेश्वर धाम आकर 220 लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें पीली पट्टी पहनाकर स्वागत किया, साथ ही उन्हें खास टिप भी दी। इनमें से कुछ लोग चर्च जाते थे, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा था, बाकी उनका परिवार है, सब नहीं है, बाकी उनका परिवार है। तो वह लोग आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहां पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, भूल है सबसे होती है। अब तो आप हर शनिवार मंगलवार अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाना, हम आप सबको टाइम देंगे, भभूति अभिमंत्रित देंगे, एक एक बागेश्वर बालाजी के चरणों का कवच देंगे। जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बागेश्वर धाम में घर वापसी के लिए आए लोगों में उत्साह देखने लायक था। ये है रामवीर और भगवान दास। कहते हैं लोभ और लालच के चक्कर में फंसकर कुछ साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब आंखें खुल चुकी है। और पहले आप किस धर्म में थे? हिंदू धर्म में था। अब चेंज किया था आपने पहले? किसी और धर्म में कहते? हाँ, मैं 5 साल पहले क्रिश्चियन धर्म में चला गया था। क्रिश्चियन में? हाँ, लेकिन उसके बाद आप सनातन धर्म में आ रहे हैं, कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा, हमारा धर्म पुराना सनातन धर्म है, तो हम घर वापसी कर ली, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले कौन से धर्म में थे? ईसाई। कितने साल पहले? 3 साल पहले। क्या किसने आप, कौन आपको लेके गया था? वो लोग आते थे हमारे गांव में, तो 2-4 जनों को वो टारगेट कर रहे हैं। उन्हें बुलाया, हम लोगों को बुलाया, बैठा रहा और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मकान बना के देंगे, फलाना कर, ऐसे कारण वो उनकी बातों में आ गए थे, लालच में। जी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र के लिए रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, इसलिए वो जहां भी कथा का आयोजन करते हैं, उनके आयोजन में घर वापसी पर खासा फोकस रहता है। तब तो छत्तीसगढ़ के जशपुर में 50 परिवारों की घर वापसी कराई, तो मध्य प्रदेश के दमोह में क्रिसमस के दिन 300 लोगों की घर वापसी हुई। रायपुर कार्यक्रम में मुस्लिम महिला हिंदू बनी, तो छतरपुर में महाशिवरात्रि के अगले दिन 220 लोगों की घर वापसी हुई। अगर आपको याद हो तो रायपुर में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। और हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि घर वापसी जो है वो उनका मकसद है, लोगों को जागरूक करना मकसद है, और उसी का जो एक बिना है, हम देख सकते हैं कि इन बसों में सवार होकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। छतरपुर में हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची। इनका दावा है कि मिशनरी के चक्कर में फंसकर इनकी जिंदगी खराब हो गई और अब बाबा के शरण में आकर उनका कल्याण होगा।
अब आप सनातन धर्म में आ रही है, कैसा लग रहा है? हम इस धर्म में आए, हम हिंदू धर्म में है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई है? हम सागर जिले से बदोना से। आप कौन से धर्म में थी? हम हिंदू धर्म में है, पहले में हते पहले किस? ईसाई धर्म में वगैरह हमारे मेरा बकरी दाई उन्ने मच्छरदानी बाटी उदे लुआ गए ले जाते हैं हम लोग। हमारे बस में फ्री और हमारे हिंदू में जुड़ने। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं कि वो किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन सनातन धर्म से कट्टरता है और यही वजह है कि उनके कार्यक्रम में लोग बिना दबाव के घर वापसी करते हैं। तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं। रामायण में विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो हनुमान जी ने मिलाने का काम किया और उनको भी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं, हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। बागेश्वर धाम के दरबार में अक्सर देखा गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिना जाने ही पर्ची लिखकर किसी भी शख्स की परेशानी को लिख देते हैं। हालांकि इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। छतरपुर से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर सरकार की घर वापसी पर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद अब आपको ठाकरे परिवार को लेकर वो सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ठाकरे के हाथ से मातोश्री भी जा सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कुछ कानूनी पेच है, वो क्या है? क्या बाला साहेब की विरासत वाली बात सही है? हमने हर बात की पड़ताल की। मुंबई से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट देखकर आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। यूं तो उद्धव ठाकरे को पूरा देश बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में जानता है, लेकिन उद्धव ठाकरे से बाल ठाकरे का उत्तराधिकार छिन चुका है। बाला साहब ठाकरे के तीर कमान की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ चली गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का दर्द तो लाजमी हो जाता है। इन्हें दर्द तो जरूर हुआ, क्योंकि जिन लोगों को हमने अपना माना, मित्र तो ठीक है, वो मित्र तो थे ही नहीं, लेकिन हमने हमारे परिवार के लोगों को जैसे हम संभालते वैसे हमने संभालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करी, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। उद्धव ठाकरे साहब, मामला जरा गंभीर है। तीर कमान गया, संसद से दफ्तर गया। खबर यह है कि मातोश्री का कुछ हिस्सा भी हाथ से फिसलने वाला है। साल 2013 में बाला साहेब ठाकरे का निवास स्थल मातोश्री की लड़ाई बॉम्बे हाईकोर्ट जाकर पहुंची थी, जहां पर वसीयत की जानकारी सामने आई, जिसमें बताया गया था बकायदा कि बाला साहेब ठाकरे ने अपनी विरासत में मातोश्री बंगले का सबसे निचला मंजिला जो है वो पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग करने के लिए पार्टी के कार्यालय के तौर पर नियुक्त किया है। हालांकि देखना ये होगा कि अब जो पार्टी एकनाथ शिंदे के खेमे में है और मातोश्री जिसके ऊपर अधिकार उद्धव बाला साहेब ठाकरे का है, उनके बीच इस पार्टी ऑफिस को लेकर क्या आगे कोई जंग छिड़ेगी? बाला साहब ठाकरे की वसीयत पर गौर किया जाए तो मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के दफ्तर के काम के लिए रखा गया। पहली मंजिल बेटे जयदेव और बहू स्मिता ठाकरे के बेटे ऐश्वर्य को दी गई। वो बात और है कि स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे को वहां रहने की कभी इजाजत नहीं दी गई। बंगले का सबसे ऊपरी हिस्सा बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के नाम किया। अब अगर शिवसेना के नए मालिक एकनाथ शिंदे मातोश्री के ग्राउंड फ्लोर पर दावा कर दे तो उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? बहुत ही अजीब से हालात होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दफ्तर होगा और सेकंड फ्लोर में उद्धव ठाकरे रहेंगे, जिनसे शिवसेना ही छिन गई। हालांकि एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी संपत्ति पर दावा नहीं करेंगे। जो कुछ चर्चा है उनकी संपत्ति, ठाकरे जी की संपत्ति, प्रॉपर्टी या कुछ भी, इस पर हमारा कोई दावा नहीं है। हमारे को संपत्ति से कोई मोह नहीं है। बाला साहब जी के विचार यही हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। चलिए शिंदे साहब, आपकी बात मान लेते हैं। आपकी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि संपत्ति पर दावा नहीं करेंगे।
मातोश्री हर शिव सैनिक के लिए मंदिर है, लेकिन उन 148 करोड़ रुपयों का क्या जो शिवसेना के खाते में जमा है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जनवरी 2022 की रिपोर्ट और एनालिसिस के मुताबिक शिवसेना के पास 148 करोड़ की संपत्ति और राशि मौजूद है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा इस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही एकनाथ शिंदे के पास जाने के बाद अब इस राशि के जो वारिस हैं वो भी ऑफिशियली एकनाथ शिंदे होते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अब तक इस पर अपना दावा दर्ज नहीं किया है, लेकिन इसी बात का डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है कि पार्टी के नाम चिन्ह के बाद क्या अब इस 148 करोड़ की राशि के हकदार भी एकनाथ शिंदे होंगे, जो कि आगे आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के लिए बेहद जरूरी है। तीर कमान की लड़ाई खत्म हो चुकी है, जंग अब संपत्ति को लेकर छिड़ी है। मामला पार्टी के 148 करोड़ रुपए के फंड पर केंद्रित हो गया है। बात 148 करोड़ रुपए के फंड की है। शिवसेना के नए मालिक कहते हैं कि फंड पर दावा नहीं करेंगे, लेकिन बात इतनी सीधी सादी नहीं है। पेच तो है, पेच क्या है खुद सुनिए। No, we are not going to claim on any of the funds. We demand that Uddhav Sahib should think about the feelings of ordinary Shiv Sainik, and he should refund that money to the ordinary Shiv Sainiks, and then he can recollect it in his own party's name, because his party's name will be different, his symbol would be different, and this money don't belong to him, it belongs to the Shiv Sainik. So he should refund it to the ordinary Shiv Sainik. उद्धव ठाकरे साहब, मतलब समझे आप, लेकिन आप तो चुनाव आयोग की ही रट लगाए बैठे हैं। तीर कमान छिन गया, संसद में दफ्तर छिन गया, अब बारी 148 करोड़ के पार्टी फंड की है। पहले कल हमने जो चुनौती दी है इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर, वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है, बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। बात सिर्फ मातोश्री के ग्राउंड फ्लोर और 148 करोड़ रुपए के फंड की नहीं है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की 227 शाखाओं की भी है। विधान भवन से लेकर अब लोकसभा तक शिवसेना पार्टी का ऑफिशियल दफ्तर एकनाथ शिंदे की पार्टी का हो चुका है। वहीं मुंबई के अंदर 227 पार्टी की शाखाएं और ऑफिस हैं। महाराष्ट्र भर में शिवसेना की शाखाओं का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा का है। वो आखिर किसकी होंगी, इसको लेकर जंग शुरू है, क्योंकि एक तरफ पार्टी के ऑफिस के ऊपर और शिवसेना भवन किसका होगा, इसको लेकर चुनाव चल रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहस आखिर किसकी विजय कराएगी, ये देखना होगा। उद्धव ठाकरे साहब का डरना तो बनता ही है। तीर कमान चला गया, मातोश्री और पार्टी फंड के 148 करोड़ कतार में हैं। और उसके बाद अगर शाखाओं पर नजर लगी तो फिर उद्धव ठाकरे के पास बचेगा क्या? हालांकि वो आश्वस्त हैं कि शिंदे की शिवसेना शाखाओं पर दावा नहीं ठोक सकती। बीएमसी तो अभी है कहाँ, बीएमसी तो विसर्जित हुई है। और बीएमसी हो या विधानसभा हो, विधानसभा में ठीक है थोड़े दिन के लिए मान सकता हूं जब तक वो निकाल नहीं आता, लेकिन बीएमसी में आज कोई पार्षद है ही नहीं, तो किस आधार पर आप चुनाव के लिए पार्टी के लिए ऑफिस देंगे? संख्या पर दिए जाते हैं ना, संख्या पर दिए जाते हैं। तो आज पार्षद ही नहीं है तो बीएमसी का ऑफिस क्यों दिया जाए उनको? अगर वो भी देंगे तो गुनाह होगा वो, क्योंकि क्या आधार क्या है? उद्धव साहब, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से बाहर आइए, चेहरे से चिंता की लकीरें हटाइए। आप चिंतित हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग के फैसले के बाद विजयी मुस्कान के साथ हैं। अखेर सत्याचा विजय झाला, बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की उस अमानत को बचा लिया जो गिरवी थी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना वर्सेस शिवसेना का युद्ध थमा नहीं है, बल्कि तेज हो गया है। जंग का मैदान अब सुप्रीम कोर्ट है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब से विवाद शुरू हुआ तब चुनाव आयोग ने 2 गुट को मान्यता दी। 2 गुट को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग चिन्ह दिए गए। और हालांकि जो मैं बात कह रहा हूं कि ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं कि जो मूल चिन्ह और जो नाम रहता है वो किसी एक गुट को दिया नहीं गया। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे।
हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। सुप्रीम कोर्ट पर उनका भरोसा फिलहाल कायम है और ये भरोसा फैसले पर टिका है। पक्ष में आया तो ठीक, नहीं तो फिर उद्धव ठाकरे ही बताएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले को 2000 करोड़ रुपयों में तोल दिया। सुनिए कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत के भरोसे का टेस्ट हो सकता है। अच्छा, इस पूरे मामले में एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि महाविकास आघाड़ी के गाड़ी के मुख्य पायलट शरद पवार खामोश हैं। इसी मशाल के चुनाव चिन्ह के साथ उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति की यात्रा में नई शुरुआत करें, ऐसी सलाह देने वाले शरद पवार फिलहाल उद्धव ठाकरे की मुसीबतों से अपने आप को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। जब से चुनाव आयोग ने चिन्ह और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को दिया है, तब से एकनाथ के ऊपर शरद पवार ने चुप्पी साध ली है। क्या इसे आगे आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी कहा जाए कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शरद पवार आक्रामक नहीं बल्कि राजनीतिक नजर आ रहे हैं? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की खामोशी भी काफी कुछ कहती है। खबर यह है कि अब शरद पवार उद्धव ठाकरे पर दांव लगाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और संभव है कि शरद पवार एक मंझे हुए राजनेता की तरह नई संभावनाएं तलाशने में लगे हुए हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि अब की बार बीजेपी को देश भर में 48 सीटें मिल जाएं तो बहुत है। पूरे देश में मेरी शुभकामनाएं उनको। मेरे वो अमित शाह जी ने कहा 48 सीट तो पूरे देश में है, 48 सीट पे उनके आई तो मेरी शुभकामनाएं उनको। समीकरण कुछ और भी बनते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत को समझने वालों का मानना है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का गणित सेट हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए अब बात अगली खबर की करते हैं। 4000 किलोमीटर घूमने के बाद राहुल गांधी को विपक्ष ने अभी तक अपना नेता पूरी तरह नहीं माना है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है। इसमें राहुल को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। 2024 में मोदी को कैसे टैकल करें, इस पर नई रणनीति सामने आ सकती है। नवभारत की रिपोर्टर रंजिता झा ने इस पूरे मामले पर एक्सक्लूसिव इनपुट्स दिए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। मोदी को रोकने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पार्टी ने महाधिवेशन बुलाया है और इस अधिवेशन में मोदी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन होने वाला है। 24 फरवरी से यह महाधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा। रायपुर से दिल्ली तक महाधिवेशन को लेकर हलचल है। पूरे देश के कांग्रेसी नेताओं को न्योता भेजा जा चुका है। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के करीब 15,000 नेता शामिल होंगे, जिसमें जिला स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। सूत्रों से खबर है कि इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के संविधान में बदलाव कर सकती है। सीडब्ल्यूसी में राहुल और सोनिया का पद पक्का करने की कवायद भी की जा रही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस लोकसभा का चुनावी रोड मैप सेट करेगी। विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन के फॉर्मूले पर मंथन होगा। इसके अलावा महाधिवेशन में उदयपुर चिंतन शिविर और भारत जोड़ो यात्रा में आए राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय और युवा मामलों जैसे प्रस्ताव पर विस्तार से बात की जाएगी। सियासी गलियारों में इस महाधिवेशन की चर्चा कांग्रेस के चुनावी प्लान के साथ साथ सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव को लेकर हो रही है। सुखबुगाहट है कि 1997 के बाद इस बार पार्टी की निर्णय लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था
CWC का चुनाव होगा। वर्किंग कमेटी के चुनाव का सवाल है तो वो तो अधिकार जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है, जो वर्किंग कमेटी को स्टीयरिंग कमेटी में बदला गया है, उसको ये इख्तियार हासिल है कि चुनाव की तरह चुनाव होगा या नहीं होगा, या मनोनयन होगा या कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया जाएगा। इसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ स्टीयरिंग कमेटी को। CWC में कुल 25 सदस्य होते हैं। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि 12 सीट पर चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे के बाद वर्किंग कमेटी का चुनाव हो, इस बात पर चर्चा हो रही है। इस बात की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई दफा की, जब वो ये कहते नजर आए कि अध्यक्ष भी चुना जाना चाहिए और वर्किंग कमेटी का भी चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो चुका है। कांग्रेस के कई नेताओं का ये कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का चुनाव किया है, पार्टी कमजोर हुई है। लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इतिहास का हवाला देते हुए CWC के सदस्यों के चुनाव का विरोध कर रहे हैं। 96 में जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय भी वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ और उसी चुनाव के बाद सीताराम केसरी के खिलाफ प्रस्ताव पास उसी वर्किंग कमेटी ने किया था। वहीं अगर 92 के चुनाव की बात की जाए तो नरसिम्हा राव जब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उस समय वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ और उसी समय नरसिम्हा राव ने ये कहा था कि इस चुनाव में कोई महिला या दलित चुनकर नहीं आई है, इसीलिए इस वर्किंग कमेटी के चुनाव को हम खारिज करते हैं। CWC चुनावों ने कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता समीकरण को बिगाड़ दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास अभी कोई पद नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस संविधान में संशोधन करके राहुल और सोनिया का पद पक्का करवाना चाहती है। राहुल गांधी नामित सदस्य होने के खिलाफ रहे हैं। अब पार्टी द्वारा संविधान संशोधन समिति के सामने प्रस्ताव आया है कि राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जैसे नेता जो शीर्ष पदों पर रह चुके हैं, ऐसे नेताओं को संविधान में संशोधन करके पदेन सदस्य बना दिया जाए। और आज अमेज़न से क्या खरीदा? तेरे लिए। बहन का डिओ यूज करना बंद कर। अच्छा। अमेज़न पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज का खरीदा। टाइम्स नाउ नव भारत आपके लिए लाया है। देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट, जहां आप जीत सकते हैं सोने के सिक्के, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन, OTG, किचन मशीन, मिक्सर ग्राइंडर और जीतिए इनाम लाजवाब। तो देखिए टाइम्स नाउ नव भारत। देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत। देखो, खेलो और जीतो। भारत आने वाले दिनों में ग्लोबल एनर्जी लीडर बनना चाहता है और इसके लिए नियत और रणनीति दोनों पक्की है। इस टारगेट में ONGC की भूमिका बेहद बड़ी है। क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तेल और गैस मॉडर्न वर्ल्ड की दो जरूरतें हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी के लिए पानी और हवा, गति से लेकर गंतव्य तक पहुंचने के लिए और जीवन को आसान बनाने के लिए आज इन ऊर्जा के बिना कल्पना बेईमानी है। और इसी कल्पना में संकल्प के पहिए लगाकर सिद्धि तक पहुंचा रहा है ONGC। आज की तारीख में भी ONGC में लगभग 24 प्रोजेक्ट जिनकी कुल वैल्यू लगभग 60,000 करोड़ है, वो प्रोग्रेस में है। उन 24 प्रोजेक्ट में 6 प्रोजेक्ट नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये 24 प्रोजेक्ट ऑफशोर ऑनशोर सब मिला के हैं। टोटल ONGC की बात कर रहा हूं मैं। इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम एनहांस्ड ऑयल रिकवरी जिसे बोलते हैं उससे रिलेटेड है। इंप्रूव्ड रिकवरी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि एक फील्ड को डेवलप करना एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन
भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑफशोर गैस का 70% प्रोडक्शन करती है। सबसे पहले मुंबई में 1976 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। साल 2006 में सैटेलाइट की फील्ड में प्रोडक्शन शुरू किया। ओएनजीसी ने भारत में 7 तेल और गैस उत्पादनशील बेसिनों में से 6 की खोज की है। ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 20 देशों में 41 तेल एवं गैस परियोजनाओं वाली सबसे बड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ओएनजीसी प्रतिदिन 1.26 मिलियन बैरल से अधिक तेल गैस का उत्पादन करता है और इन सब की मॉनिटरिंग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करता है। हर महीने इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाता है। निश्चित तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के माध्यम से भारत सरकार का लगातार मॉनिटरिंग रहता है। मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ पेट्रोलियम एंड कभी-कभी माननीय मंत्री जी खुद से हमारी एक्टिविटीज का रिव्यू करते रहते हैं। उसमें हमें फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड होता है। कई बार रिव्यू न होने पे भी हमें सरकार का एक्सेस होता है। हम खुद मंत्रालय जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी, इवन मंत्री जी के पास तक भी अगर हमें जरूरत होती है तो हम जाते हैं और हमें हेल्प मिली भी है। ओएनजीसी को मूल रूप से जून 2019 में KG-D5 में क्लस्टर सेकेंड रीजन से गैस प्रोडक्शन शुरू करना था। पहला कच्चे तेल का मार्च 2020 में फ्लो होना था, जिस पर देश की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही विशाखापट्टनम से देश के नाम संबोधन में इसका जिक्र किया था। कंपनी के ऑफशोर डायरेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि मई महीने में तेल का उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। ऑयल और गैस प्रोडक्शन दोनों शुरू हो जाने चाहिए। कोविड का थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में आया था, लेकिन उसके बावजूद पूरे लॉकडाउन में हमने अपने डीप वाटर प्रोजेक्ट में लगातार प्रोग्रेस बनाए रखी, जिसका नतीजा है कि हम उसको मई में तेल शुरू करने के लिए इस समय उम्मीद तैयार है, लगभग तैयार है। फाइनल फेजेस चल रहे हैं। मोदी सरकार का फोकस ऑयल और गैस विकास पर है, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में 3/4 पेट्रोलियम आयात किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि इसमें कम से कम 10% की कमी हो, इसके लिए देश में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और इस टारगेट को लेकर ओएनजीसी ने अपनी पॉलिसी में कई बदलाव भी किए हैं। जो भारत सरकार ने पॉलिसी चेंजेस किए हैं, पिछले 8-10 सालों में बहुत सारी नई पॉलिसी आई हैं अपस्ट्रीम एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। वो चाहे एनहांस्ड ऑयल रिकवरी स्कीम हो, चाहे इंप्रूव्ड रिकवरी स्कीम्स हो, चाहे मार्जिनल फील्ड डेवलपमेंट हो, डिस्कवर्ड जो छोटे छोटे फील्ड हैं उसके लिए भारत सरकार DSF राउंड के माध्यम से आई। और अभी एक भारत सरकार का बहुत ही बड़ा डिसीजन, जो कि काफी लंबे समय से नोगो एरिया थे जिनमें एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज तक भी परमिटेड नहीं थी, वो वेस्ट कोस्ट हो या ईस्ट कोस्ट हो, पूरे EEZ में नोगो एरिया को रिलीज किया गया है। एक्शन प्लान के हिसाब से ओएनजीसी ने 2024-25 तक के टारगेट तैयार कर लिए हैं, जिस पर काम शुरू है। इंपोर्ट के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है, जिनमें वैकल्पिक ऊर्जा, कन्वर्जन और दूसरे विकल्प हैं। हम भारत सरकार के साथ डिस्कशन के बाद जो टारगेट सेट हुए हैं, जिसे एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है, 24-25 तक के उसमें ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के टारगेट सेट हुए हैं और ओएनजीसी अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उन टारगेट्स को मीट किया जाए। जहां तक सवाल है, आपने बोला कि इंपोर्ट में कमी के लिए ओएनजीसी और बाकी अपस्ट्रीम कंपनियां अपनी पूरी ताकत से और कैपेबिलिटीज से काम में लगी हुई हैं। ओएनजीसी की विदेश की 20 देश अजरबैजान, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, इराक, इजराइल, ईरान, कजाकिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामिबिया, रूस, दक्षिण सूडान, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुला, वियतनाम और न्यूजीलैंड में 14 परियोजनाओं में सहभागिता है। मतलब देश से लेकर विदेश तक तेल और गैस के फील्ड में ओएनजीसी का परचम लहरा रहा है। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली को कल उसका मेयर मिल जाएगा। मेयर कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी रणनीति बना रहे हैं। आज पूरे दिन इसे लेकर सीक्रेट मीटिंग्स होती रही। नवभारत संवाददाता पुलकित नागर इस पर नजर बनाए हुए थे। दिल्ली का मेयर कौन होगा, कौन कितने पानी में है,
इस पर पुलकित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 3 तारीखों के बावजूद दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं हो सका। नियमों में बदलाव के बाद वोटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मेयर की लड़ाई लंबी खिंचती गई। लंबे इंतजार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को दिल्ली मेयर का चुनाव होना है, जिसको लेकर आज बीजेपी ने पार्टी दफ्तर में 105 पार्षदों की बैठक बुलाई। चुनाव को लेकर बारीकी से चर्चा की और स्टेटमेंट दिया कि भले ही बीजेपी मेयर चुनाव हार जाएगी, लेकिन इसका रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाहती है कि दिल्ली को उनका मेयर मिले, लेकिन हमने पिछली 3 बार देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोगों ने सदन को डिस्टर्ब किया। पहली मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि एल्डरमैन ओथ नहीं ले सकते। उसके बाद सेकंड मीटिंग में उन्हीं एल्डरमैन को ओथ लेने दी। यानी कि पहली मीटिंग जो थी, जो उन्होंने डिस्टर्ब की थी, वो कहीं ना कहीं देश के साथ मजाक किया, दिल्ली का मजाक किया उन्होंने, और कोर्ट में चले गए ताकि टल जाए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाहती है कि जल्द से जल्द दिल्ली को उसका मेयर मिले। उधर मेयर को लेकर करीब करीब आश्वस्त हो चुकी आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि कल के चुनाव में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। कोर्ट ने सारी चीजें बड़ी साफ कर दी हैं। एल्डरमैन को लेकर पोजीशन साफ है कि भाई एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकते। पहले कौन कौन सा चुनाव होगा, वो सारी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी ऐसा करना चाहिए। पिछले साल दिसंबर में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 सीट हासिल की थी। बीजेपी को 104 वार्डों में जीत हासिल हुई। लगातार 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पे काबिज बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन एलजी वीके सक्सेना द्वारा नामित 10 पार्षदों को मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला तो बीजेपी को अपना मेयर बनता दिखा। लेकिन आम आदमी पार्टी के हंगामे के कारण बार बार वोटिंग नहीं हो सकी। अब समझिए कि मेयर चुनाव में किसके पास कितने वोट हैं। आपके पास 134 पार्षद, 13 विधायक और 3 सांसद हैं, यानी आपके कुल वोट 150 हुए। वहीं बीजेपी के पास 104 पार्षद, 1 विधायक और 7 सांसद के वोट हैं। इस हिसाब से बीजेपी के वोट हुए 112 और जीत के नंबर चाहिए 137। इसलिए 150 वोट वाली आम आदमी पार्टी को पक्का यकीन है कि कल सुबह वो एक नया इतिहास लिखेंगे। दिल्ली में मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए दिल्ली से पुलकित नागर की रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज एक इंटरव्यू में चीन समेत कई मामलों पर खुलकर बातचीत की। इसी इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर कांग्रेस की कलई खोली। सुनिए विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. You know, he became at that time probably the youngest secretary in the Janta government. In 1980, he was Secretary Defense Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, you know, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. But the fact was, as a person, he saw his own bureaucratic career in bureaucracy actually kind of stall. And after that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his, somebody junior to him became cabinet secretary.